अपन जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ जो पहला लॉ था ट्रायंगल लॉ। इसमें अपन एक वेक्टर लिए थे ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। अब इन दोनों की यदि मैं बात करूं कि रिजल्टेंट वेक्टर यदि मुझे लिखना है तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इनका यदि मैग्नीट्यूड निकालूं आर वेक्टर का, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है था वो निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। इसके आगे अपने को स्टार्ट करना था कि मतलब कि थीटा की अलग अलग वैल्यू पे और आर की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा की बात करूं तो थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एक केस लेते हैं। पहला केस ये है कि सपोज करो थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू हम क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब यदि थीटा 0 ले लिया तो इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर। ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे तो यहाँ से यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या क्या कर रहे हैं अपन, 0 कर रहे हैं। तो आर आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब अब आगे देखते हैं अपन। यदि ए वेक्टर बनाऊं डायग्राम से यदि देखूं तो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि मैं यहाँ से निकालूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यहाँ से ये पॉइंट ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी बोल देता हूँ। ए और बी की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होने वाली है, ए वेक्टर का मॉड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसी को अपन क्या लिख दिए, ए प्लस बी। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या होगा कि थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब यहाँ से देखो तो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर यहाँ पे है। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब थीटा या तो यहाँ रख दो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ रखते हैं तो कितना बनेगा, ये बनेगा कॉस ए स्क्वायर, कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं अपन। यदि वो 90 डिग्री है तो क्या होगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर फिर अंडर रूट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। या डायरेक्टली मैं यहाँ से बोल सकता था, क्योंकि यदि ये एक ट्रायंगल है, यदि 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये हाइपोटेनियस है, ये ये अपन बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको अपन बोल रहे हैं बेस। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केस नंबर 3, केस नंबर 3।
इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यदि यहाँ से बात करें तो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू 180 डालते हैं अपन, तो आर वेक्टर कॉमन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी। अब यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। यदि ए बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यदि बी बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। तो यदि माइनस भी आएगा तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 3 केस है हमारे, और एक एग्जाम्पल अपन करते हैं। सपोज करो एक वेक्टर मेरा यहाँ पे है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 4 मीटर, और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे मेरे पास 4 मीटर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सपोज करो ये एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालना है, कितनी होगी। मेरे पास ए वेक्टर का मॉड दिया है, बी वेक्टर का मॉड दिया है, ए वेक्टर का मॉड दिया है और बी वेक्टर का क्या दिया है, मॉड दिया है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड गिवन है 4 मीटर, बी वेक्टर का मॉड गिवन है 4 मीटर, और आर वेक्टर का मॉड निकालना है, और इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है मेरे पास 60 डिग्री। अब यदि यहाँ से करें अपन, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये स्क्वायर कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये बना 16 प्लस 16 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 48 का रूट, ये बना मेरे पास 16√3। यानी कि यदि एक नोट पॉइंट लिखे यहाँ पे, एक नोट पॉइंट लिखते हैं अपन कि कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ये बोलता हूँ ए है, सपोज करो ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए ले लेता हूँ, ये ए है, ये ए है, और इनके दोनों के बीच का कोण कितना दिया है, एंगल कितना दिया है, थीटा, यानी कि 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आता है आर, वो निकल के आता है a√3। कितना निकल के आएगा, a√3। तो रूट 48 को लिखोगे तो 4√3 बनेगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई 3 का रूट, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 4√3 निकल के आएगा। चल एक एग्जांपल और करते हैं अपन। अब यहाँ पे जैसे एंगल अपन 60 डिग्री ले लिए थे, यहाँ पे 120 डिग्री ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, और ये मेरे पास कितना है, 4। रिजल्टेंट निकालोगे ये निकलेगा, तो रिजल्टेंट इसका कितना निकल के आएगा। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ से निकल के आएगा आर, आर निकालना है मुझे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120, ये बनेगा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा
2 into a 4 multiply cos 120। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 प्लस 32 इंटू cos 120 की वैल्यू -1/2। तो कितना बनेगा ये 16 प्लस 16 माइनस 16, ये बना आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 16, आर इक्वल टू कितना बनेगा 4। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट डाल सकते हैं कि यदि ऐसा इस टाइप का कुछ भी आता है, जैसे मान लिया कि ये ए है और ये भी ए है और इन दोनों के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए के बराबर होगा। रिजल्टेंट कितना होगा ए के बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरा लॉ देखते हैं अपन, पैरेललोग्राम लॉ। अब जैसे मान लो ए वेक्टर मेरा ये है और एक बी वेक्टर यहाँ पे बना दिया और ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब यदि यहाँ से देखा जाए तो ये वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि ये भी ए वेक्टर है, लेंथ भी सेम है और उनकी अ, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन जो भी है वही सेम डायरेक्शन यहाँ पे रखा और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इस वजह से ये भी ए वेक्टर हुआ। सेम यहाँ पर भी करना है, इसके पैरेलल थीटा, ये भी बी वेक्टर बनेगा। ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा, ये कहलाती है डायगोनल। डायगोनल। अब इसकी लेंथ निकालना है तो वही सेम मेथड है, ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब सेम तरीके से अपने को यहाँ पे ये ड्रॉ करके निकाल लेना है। ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये बनने वाला है। अब देखो यदि मान लो कि कुछ ऐसे वेक्टर्स दिए हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसा दिया है ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा दिया है बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा दिया है सी वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लेता हूँ। यहाँ से यदि मैं यहाँ से वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से यदि मैं मूव कर रहा हूँ इधर, ये बनेगा ए वेक्टर, फिर इधर गया तो जब टेल से हेड की तरफ जाता हूँ तो क्या होता है, वो पॉजिटिव लेते हैं। जब हेड लिख देता हूँ यहाँ पे, जब टेल से हेड की तरफ जाता हूँ तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब हेड टू टेल जाता हूँ, हेड टू टेल, तो उसको क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। अभी मैं यहाँ से क्या है कि ये है टेल, टेल से हेड की तरफ तो प्लस ए वेक्टर और टेल से हेड की तरफ प्लस बी वेक्टर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सी वेक्टर, फिर इसके बाद ये आर वेक्टर है, तो ये हेड टू टेल, तो ये माइनस आर वेक्टर। अब वापस से अपनी ही पोजीशन में पहुंच गए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच गए, इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। अब यहाँ से आर वेक्टर लिखूंगा तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसे में इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे मैं कुछ कुछ इस टाइप से ऐसे बना दूं, जैसे बना दूं ए वेक्टर ये है मेरे पास, बी वेक्टर ये है मेरे पास, सी वेक्टर ये है मेरे पास, डी वेक्टर ये है मेरे पास और ई वेक्टर ये है मेरे पास, ये डी वेक्टर है। अब ए बी सी डी में रिलेशन अपने को निकालना है, ए बी सी डी ई वेक्टर में रिलेशन निकालना है। तो अब देखो कहीं एक जगह से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से यदि स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो ये बना ए वेक्टर, फिर ये क्या बना प्लस बी वेक्टर। अब हेड टू टेल जा रहे हैं तो माइनस सी वेक्टर, फिर हेड टू टेल जा रहे हैं तो माइनस डी वेक्टर, फिर टेल टू हेड जा रहे हैं तो प्लस ई वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। वापस से अपनी पोजीशन में पहुंच गया तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये रिलेशन, ये अपना रिलेशन निकल के आया। जैसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन
and a vector common equal to b vector common equal to c vector common, then find out angle between a vector and b vector। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे देखें अपन एक्चुअली में, अब इसको यदि देखें ये नल वेक्टर होगा, तो इसके हिसाब से यदि डायग्राम बनाएं तो एक तरीका मेरे पास ऐसा है कि आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब ए और बी के बीच का एंगल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स, ये एक्स स्क्वायर बना, ये भी एक्स स्क्वायर बना, ये 2x स्क्वायर cos थीटा बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, इसको उस साइड भेज दो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई -1/2। -1/2 कब होती है? जब थीटा 120 डिग्री होता है। एक तरीका तो ये है मेथड नंबर 1। और इसको यदि डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करें तो देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका। ए वेक्टर इधर है, ये बना दिया। बी वेक्टर क्योंकि प्लस में है तो ऐसा बनाऊंगा। सी वेक्टर कैसा माइनस में है तो मैं ऐसा बनाऊंगा, सबसे माइनस होगा ना। जैसे मान लो यहाँ से ऐसा गया, मैं ए वेक्टर टेल टू हेड गया तो ए वेक्टर पॉजिटिव हुआ, और टेल टू हेड गया तो ये बी वेक्टर पॉजिटिव हुआ, और ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि हेड टू टेल जा रहा हूँ, इसको नेगेटिव लाना समझो। तो इसके हिसाब से ये जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से डायग्राम ये बनेगा। यदि डायग्राम ये बन रहा है और ए बी सी तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं, इसके हिसाब से तो फिर ये 60 डिग्री बनेगा और ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 बनेगा, और ए और बी के बीच का जो एंगल है तो ये कहलाएगा थीटा। तो ये थीटा निकालने के लिए थीटा प्लस 60 डिग्री कितना बनेगा? ये 180। उस हिसाब से इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री के बराबर होगी। क्लियर है? सही बात। तो डायग्राम से यदि अपन देखते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। अदरवाइज फिर ये अपन ए और बी के बीच का जो एंगल निकालना है, ए बी को एक साइड रखो, सी को दूसरी साइड ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। वैसे सेम यदि पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछ लिया ए और बी के बीच का, अब ऐसे पूछ लूँ बी एंड सी के बीच का, तो बी एंड सी वेक्टर के बीच का देखो तो यही एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के ये हेड हैं। हेड यदि एक जगह पे मिल रहे हैं तो उनके बीच का कोण वही कहलाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा आर वेक्टर। तो ये ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, कितना? अल्फा एंगल। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है? थीटा मान लिया। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि ये अल्फा वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो पिछली क्लास में अपन ये वाली लेंथ निकाले थे अपन, ये लेंथ निकल के आई थी बी इंटू साइन थीटा, और ये वाली लेंथ आई थी बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अपन। ये टोटल लेंथ बन गई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वाली लेंथ कितनी हो गई? बी साइन थीटा, ये 90 डिग्री बना, और ये रिजल्टेंट वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। इस अल्फा की यदि वैल्यू निकालना है तो ये कैसा है? अब इस ट्रायंगल को बोलेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, बेस ये कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है मेरे पास क्या? बी साइन थीटा, और बेस क्या है मेरे पास? ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी कॉस थीटा। तो एल्फा इक्वल टू कितना बनेगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम क्यू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना है, एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यदि ये एंगल पता होंगे तो वो एंगल अलग अलग डाल के अलग अलग केसेस भी बना सकते हैं। इसमें 3 केस बना देता हूँ। यदि थीटा यदि थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री डालेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो एल्फा कितना बन जाएगा, 0। दूसरा केस, यदि थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, 0 आएगा। ये पोर्शन कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से एल्फा जो निकल के आएगा, एल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में भी 180 डालूंगा तो ये भी 0 आएगा। उस केस में भी क्या होगा, ये अल्फा 0 आएगा। इसके आगे देखते हैं अपन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इस डायरेक्शन को अपन बोलते हैं आई टाइप। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को जे टाइप और जेड एक्सिस को जे टाइप। यदि मैं कोई वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ तो आई जे के में लिखूंगा, आई जे के में लिखूंगा। तो यदि मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर मेरा 2i टाइप प्लस 3j टाइप प्लस के टाइप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स डायरेक्शन पे कितना हुआ है, 2 यूनिट, और वाई डायरेक्शन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 यूनिट, और जेड डायरेक्शन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 यूनिट। इस वजह से इसको 2i टाइप, मतलब ये डायरेक्शन बताई जा रही है कि एक्स एक्सिस में पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, और जेड एक्सिस पे कितना पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यदि मैं बोलता हूँ कि आई डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस पे पार्टिकल 2 यूनिट मूव किया, जे मतलब वाई डायरेक्शन पे पार्टिकल कितना मूव किया, 3 यूनिट मूव किया। अब के डायरेक्शन यानी कि जेड एक्सिस पे 1 यूनिट मूव किया। तो यदि मैं इसका यदि डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो एक्चुअली में ऐसा है कि 2 मीटर ऐसा इधर गया और वाई एक्सिस में 3 यूनिट, और 1 यूनिट जो होगा वो ऐसा होगा बाहर की तरफ, ये जेड एक्सिस है 1 यूनिट। अब यदि यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब इसी को क्या बोलेंगे अपन, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपन जो लिखे हुए हैं वो कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा है आई से यानी वेक्टर फॉर्म में। तो यदि ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है तो आई में कितना चला, के में कितना चला, के में कितना चला। यदि मेरे पास कुछ ऐसा दिया है, जैसे डी वेक्टर गिवन है मेरे पास 3i माइनस 2j, इसका मतलब है कि पार्टिकल पहले एक्स डायरेक्शन पे 3 यूनिट चला और माइनस 2 है, मतलब नीचे गया 2 यूनिट। अब इसका रिजल्टेंट की बात करूँ तो रिजल्टेंट ये होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर का जो मॉड है वो यदि निकालना चाहूँ, बी वेक्टर का मॉड, तो बी वेक्टर का मॉड निकालना चाहूँ तो एक्चुअली में क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, सॉल्व करें तो 9 प्लस 4 अंडर रूट कितना बनेगा, रूट 30। लेकिन मुझे अभी तो एक्चुअली में क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, मुझे तो एडिशन वेक्टर वेक्टर का एडिशन करना है और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि ए वेक्टर मेरे पास ऐसा दिया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप
बी वेक्टर है मेरे पास, जब मैं ऐसा कर लूँ A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बी वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब यहाँ से A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना है, तो इन इन दोनों को क्या करना है, प्लस I वाले कंपोनेंट होंगे वो प्लस होंगे, J वाले अलग से प्लस माइनस होगा उनका, K का क्या होगा अलग से अपन करेंगे। यदि I वाले का देखें तो A1 प्लस B1 इंटू आई कैप प्लस, अब J डायरेक्शन पे कितना डिस्प्लेसमेंट, A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 J कैप प्लस A3 प्लस B3 K कैप। इनको अपन ऐसे ऐड नहीं करना, ऐड करने का तरीका क्या है, I वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, J वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और K वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैं A वेक्टर ले लिया कुछ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस K कैप, B वेक्टर ले लिया I प्लस 2j माइनस 3k। अब इन दोनों को ऐड करना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना है। तो अब उनको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, कैसे प्लस होंगे, I वाले कंपोनेंट प्लस कर दो, 2 प्लस 1 3 बना, और J वाले कंपोनेंट प्लस कर दो तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बनेगा, माइनस J कैप, और प्लस 1 और माइनस 3 कितना बनेगा, माइनस 2 K कैप। ये एडिशन है। अब सेम काम यदि मुझे सब्ट्रैक्शन में करना है तो सब्ट्रैक्शन देखो कैसे होगा। अब मुझे यहाँ पे सपोज करो A माइनस B निकालना है, इस जगह पे इनका क्या करना है मुझे, A वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालना है। तो क्या करोगे, A वेक्टर लिख लो पहले, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप माइनस, इसको पूरे ब्रैकेट में लिखना, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब माइनस करो, तो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप माइनस B1 I कैप माइनस माइनस B2 J कैप माइनस B3 K कैप। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो A1 माइनस B1 I कैप प्लस A2 माइनस B2 J कैप प्लस A3 माइनस B3 K कैप। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया था, इसका निकालते हैं अपन, इसका निकालते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर। एक बार ट्राई करो A वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालने का। A माइनस B वेक्टर, तो पहले A वेक्टर लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस K कैप माइनस I प्लस 2j माइनस 3k, I प्लस 2j माइनस 3k। यहाँ पे माइनस करूंगा तो 2i माइनस 3j प्लस K कैप माइनस I कैप, इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आएगा माइनस 2j, ये आएगा प्लस 3k। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये I कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। एक एग्जांपल और करते हैं, सपोज करो A वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप, B वेक्टर है मेरे पास I माइनस 3j माइनस 6k। अब मेरे से बोला गया फाइंड आउट A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। सेकंड,
2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो पहले a वेक्टर अपन लिख लेते हैं। a वेक्टर कितना है मेरे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब मुझे 2b वेक्टर निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया। 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस 16k कैप, कंप्लीट हो गया ये पहला। सेकंड, अब यहाँ पे देखो 2a वेक्टर लिखना है, फिर 3b वेक्टर लिखना है, तो 2a वेक्टर लिख लेते हैं। 2a वेक्टर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। यहाँ पे 3b वेक्टर लिखना है, वो भी माइनस का, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 18k कैप। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इनको ऐड करेंगे तो 3i कैप प्लस 13j कैप प्लस 10k कैप, ये है मेरे पास। तो आज की क्लास में जो हमने किया वो क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हमने सीखा है, ठीक है। अगली क्लास में अभी और इसके आगे अपन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे अपन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो अगली क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके पहले अपन कंप्लीट करेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे जितना इजी है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होता है। जैसे अपन स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, तो उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो एडिशन में तो वैसे ही सेम था जैसे अपन एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है, और मल्टीप्लिकेशन का भी थोड़ा सा चेंज है, तो वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। जय श्री कृष्णा।